हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी कि इसी में जो सोवियत संघ का पतन होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह जो चैप्टर शुरू हुई है यह बिल्कुल नए पैटर्न पे शुरू होने वाला है। बिल्कुल नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले भी जो पहला चैप्टर हो चुका है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, वो भी बिल्कुल नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको समझाया है, मैंने बताया है। और साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हुआ है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेशन हुआ है। इसके अलावा मैंने सिलेबस को भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जिन बच्चों ने या हमारे जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है वो जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से सिलेबस का डिस्कशन इससे पहले यूट्यूब पे शायद ही किसी ने किया होगा। ज़रूर एक बार जाकर के देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा हो तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप एक बार जाकर के उसको ज़रूर देखिएगा। यह हमारा जो चैनल है इस पे जो पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस की, अभी तो मैं पॉलिटिकल साइंस की ही क्लास ले रहा हूँ। अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ पॉलिटिकल अभी मैं क्लास पॉलिटिकल साइंस की ही, पॉलिटिकल साइंस के अलावा इसके बाद जो यहाँ पे क्लास चलने वाली है वो हिस्ट्री की, उसके बाद ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की। धीरे-धीरे सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मतलब लाई जा रही है सारी क्लासेस। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और अगर किन्हीं को नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो भी क्लासेस हो गई है उस सब का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे होती है, सोमवार से शुक्रवार 8 बजे शाम में पॉलिटी की क्लास होती है। और जैसे जैसे जो क्लास आ जाएगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो वैसे वैसे आपको टाइम भी बता दिया जाएगा। इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पढ़ के ये समझ में आए कि आपको जो सेशन है अच्छा लग रहा है। तो आज का जो सेशन है हमारा, जो दूसरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ था, बेसिकली उसी पे ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो चलिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते, अब जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पाठ परिचय में देखेंगे कि बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी, जर्मनी के बीचों बीच एक शहर है बर्लिन, वहां पे दीवार बनाई गई थी। यह दीवार क्यों बनाई गई थी? इस दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, उसका पतन कैसे हो गया, उस दूसरी दुनिया का पतन कैसे होगा, और उस दूसरी दुनिया के पतन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। और शीत युद्ध बेसिकली था क्या, इसके बारे में आपको जानना है। ये शब्द शीत क्यों नाम पड़ा, इस सब के बारे में आपको जानना है तो आप पहला वीडियो, पहले चैप्टर जरूर देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ मैंने काफ़ी एक्सप्लेन में, काफ़ी डिटेल में बताया है। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या-क्या थे और विघटन के बाद उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बड़ा-सा साम्राज्य था, कह सकते हैं 15 गणराज्यों का एक संघ था, 15 देशों का एक संघ था। यह कैसे बिखर गया, इसके पीछे का क्या कारण था, इस सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई जिसको शॉक थेरेपी कहा गया, इन 15 देशों के द्वारा वो नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई, और उस नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाने के कारण उसके क्या परिणाम देखने को मिले, इसके भी बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे विघटन के बाद दुनिया के उन हिस्सों से भारत का क्या वास्ता या क्या रिश्ता रहा है, इस सब के बारे में हमें करना है। तो ये हमारा पाठ परिचय खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना जो बर्लिन की दीवार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा समाप्त हुआ था 1939 से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1939 टू 1945। तो 1945 के बाद जब जर्मनी हार गया, जापान सरेंडर कर देता है, तो जर्मनी को चार हिस्सों में बांटा जाता है। ये चार हिस्सों में जो बांटा गया था, ये हिस्सा किसका किसका था? एक तो यूएसए ने लिया था हिस्सा, दूसरा हिस्सा लिया था यूएसएसआर ने,
तीसरा हिस्सा लिया था ब्रिटेन ने, यूके ने, और जो चौथा हिस्सा था ये लिया था फ्रांस ने। ये फ्रांस ने लिया था। इसके पीछे का भी एक रीजन है कि जर्मनी किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से उसने हिंसा फैलाई थी। इससे पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इतना जानिए अभी कि जर्मनी के 4 हिस्से हुए थे और उन चारों हिस्से पे अलग-अलग जो महाशक्तियाँ थी उनका कंट्रोल था। उसके बाद 1949 में क्या होता है कि जर्मनी के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये जो तीनों कंट्रोल रखते हैं यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस। यहाँ पे है ये यूएसए, ठीक, यूके और ये फ्रांस। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पश्चिमी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी का निर्माण करते हैं। और वहीं अगर यूएसएसआर की बात करें तो ये पूर्वी जर्मनी इनके कंट्रोल में रहता है, वेस्ट जर्मनी जो है इनके कंट्रोल में रहता है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो वेस्ट जर्मनी है ये इनके कंट्रोल में रहता है और जो ईस्ट जर्मनी है यह यूएसएसआर के कंट्रोल में रहता है। तो जर्मनी के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक, आपको दिख रहा होगा पीछे जर्मनी के 2 हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है, जर्मनी के जो 2 हिस्से होते हैं ये थोड़ा-सा मैप में आप लोग देख लीजिए ताकि ध्यान रहे आपको। पहला जो हिस्सा था, यहाँ पे मैं बता दूँ, पहला हिस्सा जो था यह यूएसएसआर के कंट्रोल में था, यूएसएसआर के कंट्रोल में था। यह हिस्सा जो था ब्रिटेन के, यूके के कंट्रोल में था। यह हिस्सा जो था फ्रांस के कंट्रोल में था और जो येलो कलर का भाग आपको दिख रहा होगा, जो आपको येलो कलर का भाग दिख रहा होगा, ये यूएसए के कंट्रोल में था। वहीं 1949 में क्या होता है कि ये तीनों पार्ट को मिला करके, इस तीनों पार्ट को मिला करके एक ईस्ट जर्मनी का निर्माण, वेस्ट जर्मनी का, पश्चिमी जर्मनी का निर्माण किया जाता है। और पूर्वी जर्मनी हालांकि सोवियत संघ के कंट्रोल में ही रहता है। सोवियत संघ इसको एक साथ मर्ज नहीं करता है। उसके बाद होता है क्या है कि समय के साथ जो पश्चिमी जर्मनी था, इसका विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ, क्योंकि वहाँ जो अमेरिका का दबदबा था ये, और साथ ही साथ जो व्यवस्था अपनाई गई थी, वो पूंजीवादी और उदारवादी लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई थी। और इस वजह से वहाँ का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और ये विकास पूर्वी जर्मनी के लोग देखते हैं। उनको लगता है कि हम साम्यवादी व्यवस्था अपना रहे हैं, यह कहीं न कहीं हमें पीछे कर रहा है, और इसलिए पूर्वी जर्मनी के लोगों का पलायन धीरे-धीरे पश्चिमी जर्मनी की तरफ होने लगता है। इसी पलायन को रोकने के लिए और अपना दबदबा कायम रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, बर्लिन शहर में, जर्मनी का शहर था बर्लिन, वहाँ पे एक दीवार बना दी जाती है जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। यह जो दीवार बनाई गई थी 1961 में बनाई गई थी। सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी। 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और सबसे बड़ी बात, यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। क्वेश्चन पूछता है कि बर्लिन की निम्न में से कौन सा शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था, तो वहां पे आ जाएगा बर्लिन की दीवार। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, एक मिनट आगे, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, बर्लिन की दीवार को जब ये बनाई जाती है 1961 में बनती है, ध्यान रखिएगा 1961 में बनाई जाती है, और 1989 में, यानी कि 28 सालों का ये गैप रहता है, 28 वर्ष का ये अंतर रहता है। 28 वर्ष के बाद बर्लिन की दीवार वहाँ के जनता के द्वारा ही गिरा दी जाती है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग अलग-अलग हो गए थे, इस वजह से वहाँ की दीवार बाद में गिरा दी गई और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। और यहीं से साम्यवादी गुटों के पतन की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि जो सोवियत संघ के पतन की जो शुरुआत हुई थी, यूएसएसआर के पतन की शुरुआत जो हुई थी ना, यहीं से मानी जाती है कि सोवियत संघ के पतन की शुरुआत। इसी के जस्ट 2 वर्ष बाद तो 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी शब्द का मैंने यूज किया है, पूंजीवादी, उसके बाद उदारवादी लोकतंत्र, इस सब के बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में जो चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बात किया है। और साम्यवादी क्या होता है, ये सब के बारे में, समाजवाद क्या होता है, इस सब के बारे में मैंने बात की अपने पिछले चैप्टर में। तो जाइएगा, आप ज़रूर जाकर के वहाँ पे देखिएगा। जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, यह जो बनाई गई थी, इसके पीछे का जो रीज़न आपको समझ में आ ही गया। और थोड़ा-सा पिक्चर देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि बर्लिन की दीवार जो एक्चुअल में बनाई गई थी, और यहाँ पे बर्लिन की दीवार कुछ इस तरह से बनाई गई थी, वहाँ के लोगों ने ही तोड़ दिया। अब सोचिए कि अगर आप किसी गाँव में रह रहे हैं, उस गाँव में एक रोड है और रोड के बीचों-बीच कल को दीवार बना दी जाती है, तो कैसा लगेगा? एज़्यूम करके सिर्फ़ देखिए। यही रीज़न हुआ था कि मतलब सिर्फ़ साथ में रह रहे लोगों ही, पड़ोस में रह रहे लोग अलग हो गए, ऐसा मान सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं।
और इसी वजह से लोगों के अंदर काफी नाराजगी थी और लोगों ने क्या कर दिया, दीवार को तोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये सोवियत व्यवस्था की, साम्यवादी व्यवस्था की बात हुई है, तो हम ये देखते हैं कि सोवियत प्रणाली एक्चुअल में थी कैसी। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और इस बात का जिक्र पहले भी हो चुका है। पहले के चैप्टर में जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, इसके कई नाम हैं। इसको रूसी क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा ताकि आपको कहीं से अगर कैसे भी पूछ ले। समाजवादी क्रांति भी कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो ये सब क्रांति या 1917 की क्रांति भी कहते हैं इसको, 1917 की क्रांति, क्योंकि 1917 में हुआ था। तो ये सब नाम है इसके और किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब होता है कि ये क्रांति होती क्यों है। तो 1917 से पहले रूस में जो था तानाशाह का शासन था। सोवियत संघ में तानाशाह का था, जार 14 का शासन हुआ करता था। जार निकोलस 14 का शासन हुआ करता था और वो बहुत ही तानाशाह हो गया था, बहुत ही क्रूर हो गया था और वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई थी। इसी को खत्म करने के लिए, इसी को हटाने के लिए वहां पे क्रांति हुई, जो समाजवाद के समर्थन में हुई थी। पूंजीवाद के विरोध में और समाजवाद के समर्थन में क्रांति हुई थी। इसी को रूसी क्रांति कहा गया। इस व्यवस्था में क्या हुई थी, जब क्रांति हुई उसके बाद राजा का शासन खत्म हो गया, तो इस व्यवस्था में राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया गया। यानी जो सोवियत संघ में जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को प्राथमिक महत्व दिया गया। केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला रह गया था। उसके विपक्ष में कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल नहीं था। केवल एक पार्टी की वहां पे व्यवस्था की गई थी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी थी और अर्थव्यवस्था जो था पूरी तरह से योजनाबद्ध था और राज्य के नियंत्रण में था। जो साम्यवादी व्यवस्था जहां पे भी होती है, चाहे चीन हो गया, रूस हो गया, या जहां पर भी है, बेलारूस है, इस सब में क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है। यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जो राज्य में जो भी संसाधन वगैरह होते हैं, उस सब पे नियंत्रण वहां की सरकारों का होता है। कोई भी मतलब बहुत ही पूंजीवादी व्यवस्था टाइप का नहीं होता, बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता। अगर अमीर होगा भी, कोई पूंजीपति वर्ग होगा भी, तो वह भी सरकार के कंट्रोल में होगा, सरकार के नियंत्रण में भी होगा। बहुत ज्यादा पूंजीपति नहीं हो सकता। ये साम्यवादी प्रणाली है और इसके उलट जस्ट पूंजीवादी व्यवस्था होती है। तो ये सोवियत प्रणाली थी, ये आपको समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे दो टर्म आया है, कौन कौन सा टर्म है, एक तो पूंजीवाद है, दूसरा समाजवाद है। तो पूंजीवाद क्या होता है, पूंजीवाद जनरली ये समझिए कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश की वो आर्थिक व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में वहां के व्यवसाय पे या वहां के बाजार पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि जो पूंजीपति वर्ग होते हैं उसका नियंत्रण होता है और वही उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक, ये पूंजीवादी व्यवस्था होती है। सरकार स्वामित्व नहीं होती है और यह साम्यवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। डेफिनेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं है। मेरा काम है समझाना, मेरा काम समझाना है और मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट बच्चों, चलिए। और समाजवाद क्या होता है, यह एक लोकतांत्रिक विचारधारा है, जैसा कि लिखा गया है। इसके उद्देश्य में, मतलब इसका जो उद्देश्य होता है, समाज में ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना जो किसी व्यक्ति को पूर्णतः या तो पूरी तरीके से या संभवतः जहां तक संभव हो न्याय प्रदान किया जा सके, यह समाजवाद है। और समाजवाद के समर्थन में ही रूस में क्रांति हुई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी दुनिया का जिक्र आया था, जो दूसरी दुनिया का जिक्र आया था, उस दूसरी दुनिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में वो दूसरी दुनिया किसे कहा गया था। तो पूर्वी यूरोप के बहुत से देश थे, कुल 9 देश थे पूर्वी यूरोप के। ठीक है, जो पूर्वी यूरोप था, जो पूर्वी यूरोप था उसके कुल 9 देश थे। इन देशों पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। अब ये नियंत्रण सोवियत संघ का क्यों था, क्योंकि जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर एक तरह से उन्माद हो गया था कि पूरी जर्मनी को कब्जा, पूरी यूरोप को कब्जा करना चाहता था, तो वो उन 9 देशों को सोवियत सेना ने बचाया था, फांसीवादी ताकतों के चंगुल से आजाद करवाया था। इसलिए उन पे सोवियत संघ का नियंत्रण था। और जो सोवियत संघ का नियंत्रण था, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था होगी, जो सामाजिक व्यवस्था होगी, वो सोवियत प्रणाली पे ढाली जाएगी। सोवियत प्रणाली कहने का अर्थ है कि साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी साम्यवादी व्यवस्था अपनाई जाएगी।
साम्यवादी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इन्हें ही, जो ये देश थे 9 देश, इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इन्हीं को समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा। और नहीं क्लियर हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये देख लीजिए कि दूसरी दुनिया जो है, इसको, इसका जो मैप है, मैप पे देख लीजिए कि दूसरी दुनिया था क्या। जो ये जो आपको दिख रहा होगा, कुल 8-9 देश है यहाँ पे। लिथुआनिया है, ये लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक, लाटविया, बेलारूस, मोल्दोवा है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान। ये कुल 9 देश है। देख लीजिए, लिथुआनिया 1 है, एस्टोनिया 2, लातविया 3, बेलारूस 4, मोल्दोवा 5, यूक्रेन 6, जॉर्जिया 7, अर्मेनिया 8 और अजरबैजान 9। ये कुल 9 देश थे जो सोवियत खेमे के देश कहे जाते थे, या फिर इनको दूसरी दुनिया कहा जाता था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी नए हमारे व्यूवर्स हैं, वो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट मैं पढ़ता हूँ आप सबके। तो आज की क्लास है यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।